हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग इकोनॉमी करने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 12 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 11 लेक्चर्स इकोनॉमी के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लेना, आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और इकोनॉमी के साथ साथ अगर आप लोग पॉलिटी भी करना चाहते हो तो वो भी हम लोगों ने लक्ष्मीकांत से कवर किया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन आप लोग बेसिकली चेक कर लेना। तो ये लेक्चर नंबर 12 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी लैफर कर्व के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कैसे जो है टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट के बीच का क्या रिलेशन है ना, वो ये कर्व शो करता है, ठीक है। तो ये हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग बाकी के जो टॉपिक्स हैं, डेट ऑफ गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी, टाइप्स ऑफ डेट एंड टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, ये 3 टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। देखो, मेरी कोशिश अब ये है कि मैं वीडियो मैक्सिमम 30 से लेकर 40 मिनट के बीच का बनाऊं, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करूं, ठीक है। क्योंकि फिर वीडियो बोरिंग हो जाती है और फिर मज़ा भी नहीं आता है समझने में, लगता है इतना सारा समझना है। इस वजह से मेरी कोशिश है कि 30 मिनट्स की मैक्सिमम रहे, पर ज़्यादा अगर जाए तो 30-40 के बीच का ही रहे, ठीक है। तो ये मेरी कोशिश है। तो आज हम लोग करने वाले हैं डेट ऑफ गवर्नमेंट एंड कंट्री। और अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स पेड हैं, इसको पे करने का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लेना। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो आज जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डेट ऑफ गवर्नमेंट एंड कंट्री। अब आपको पता है हर कंट्री, दुनिया की जितनी कंट्रीज है ना, हर कंट्रीज के ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट का कर्जा रहता ही है, ठीक है। वो जो कर्जा है ना आपका, उसी को क्या कहते हैं, डेट। अब वो डेट कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है, राइट। अब वो डेट किस तरीके से ले सकते हैं, और उस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को डेट लेने की परमिशन देता है नहीं देता है। तो डेट, कितना डेट ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज बताओ मुझे, जैसे आप और मैं जाते हैं बैंक लोन लेने के लिए, डेट लेने के लिए एक तरीके का, तो गवर्नमेंट बैंक हमसे कोई कोलेटरल लेता है, राइट। कि आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स, आपका गोल्ड हो गया, कुछ भी, ठीक है। लेकिन जब गवर्नमेंट इस तरीके का लोन लेती है तो गवर्नमेंट का क्या कोलेटरल होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में उस चीज का नाम, ठीक है। गवर्नमेंट किस बिहाफ पे लोन लेती है, ठीक है, उस चीज, बस एक वर्ड है उसका नाम मेरे को बताना, ठीक है। नाउ अब डेट ऑफ गवर्नमेंट एंड कंट्री, पहले इसके बारे में समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट डेट तो आपको पता चली गया है कि वो पैसा, वो मनी जो गवर्नमेंट बोरो करती है अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, जैसे कि अगर बजट में कोई डेफिसिट आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ काम है या वेलफेयर स्कीम्स है, उनको उन पे पैसा लगाना है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ये करती है, ठीक है। ये जो डेट है ना आपकी, ये डेट आपके 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका डोमेस्टिक बोरोइंग। डोमेस्टिक बोरोइंग का मतलब क्या है कि सरकार जो है इंडिया में ही कर्जा ले ले, आरबीआई से ले ले या किसी से भी इंडिया में, ठीक है। दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल बोरोइंग। एक्सटर्नल बोरोइंग यानी कि इंडिया के अलावा किसी दूसरे नेशन से, या जो आपकी बड़ी-बड़ी जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, ऐसे जो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनसे कर्जा ले ले। समझ में आ गया? तो ये 2 रास्ते हैं, इनके बारे में भी अच्छे से समझेंगे। पर फिलहाल आर्टिकल नंबर 292 समझते हैं। बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन बोरोइंग्स को लेके क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर 292 ये कहता है, यूनियन गवर्नमेंट की बात करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, पैसे उधार ले सकते हैं इन तरीकों से। तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक मेन अकाउंट होता है जिसका नाम होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको समझाया था। तो जब गवर्नमेंट आपका लोन लेती है तो वो ये गारंटी देती है कि ये रीपेमेंट इसी फंड के थ्रू किया जाएगा। मतलब कि जो पैसा गवर्नमेंट रिटर्न करेगी, जो कर्जा 100 रुपए का ले लिया, अब वो 100 रुपए जो रिटर्न करेगी वो इसी फंड से करेगी रिटर्न। समझ में आ गया? और सेंट्रल गवर्नमेंट ना, जो पैसा उनको बोरो करना है ना, उस पैसे की लिमिट जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मन से नहीं बोल सकती कि हमें 1000 रुपए चाहिए, 2000 रुपए चाहिए, इतना हमें बोरो करना है, नहीं। वो जो लिमिट होती है ना, वो लिमिट कौन डिसाइड करता है, वो लिमिट पार्लियामेंट है जो डिसाइड करता है। ये चीज ध्यान रखना। पार्लियामेंट बोल सकती है कि इस साल आप 10 लाख करोड़ से ज्यादा बोरो नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ना उसी लिमिट के अंदर पैसे उधार ले सकती है। समझ में आ गया? नाउ इट गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर, और ये क्या करता है, ये जो आर्टिकल है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो पैसे उधार ले सकती है डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर और एक्सटर्नली भी। समझ में आ गया? और कैसे ले सकती है, जो मैंने आपको बताया, एक वर्ड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अगर आपने नहीं बताया तो मैं बता दूं, बॉन्ड के जरिए, राइट। गवर्नमेंट के पास क्या कोलेटरल होगा, गवर्नमेंट की खुद की जमीन थोड़ी है कि रेलवे को गिरवी रख दिया हमने हमने लोन ले लिया, नहीं। बल्कि जो कोलेटरल्स हैं, राइट, या फिर जो आपके क्या कहते हैं, बॉन्ड है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, इनके बदले गवर्नमेंट जो है लोन ले सकती है। समझ में आ गया? अच्छा, मैंने जो आपको ये बताया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट पैसे रिटर्न करेगी, ये एक सिक्योरिटी की तरह ट्रीट होता है, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, तो ये गवर्नमेंट का अपना पर्सनल बैंक अकाउंट है, ऐसा मान लो।
इसमें आपका टैक्स जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जो आपके नॉन टैक्स रेवेन्यूज है, जो प्रॉफिट हो गया, या जो भी जो भी गवर्नमेंट का इनकम है ना, वो इस फंड में आता है। तो गवर्नमेंट जब लोन लेने जाती है ना आरबीआई से या एक्सटर्नली किसी भी सोर्स से, तो वो ये पूछते हैं गवर्नमेंट को कि आप पैसे तो उधार ले रहे हो, लेकिन आप चुकाओगे कैसे, क्या सोर्स है आपका। तो गवर्नमेंट बोल सकती है ये है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, यहाँ से हम पैसे चुकाएंगे। मतलब ये हुआ, तो जो बोरोअर है, जैसे मैं गवर्नमेंट को लोन दे रही हूँ, तो मुझे ये तसल्ली आ जाएगी कि अच्छा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में तो इनका टैक्स, इनका प्रॉफिट सब कुछ इकट्ठा होता है, तो ये मुझे लोन जो है रीपे कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो ये है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। नाउ पार्लियामेंट जो है ना कैन मेक लॉज टू पुट रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशन ऑन सच बोरोइंग। पार्लियामेंट, कोई भी गवर्नमेंट जब भी उधार ले रहे हैं पैसा, तो उस चीज को लेके पार्लियामेंट कोई भी रूल्स, रेगुलेशंस, रेस्ट्रिक्शंस कुछ भी सेट कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 292 जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पर एप्लीकेबल है, ये आपको पता होना चाहिए, ये प्री में पूछा जा चुका है। समझ में आ गया? इसके बाद आ जाओ 293। ये स्टेट्स गवर्नमेंट जो बोरो करती है ना, उससे डील करता है। ठीक है, ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है पैसे उधार ले सकते हैं ऑन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। सेम जैसे कि ये था आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये हर स्टेट का होता है। ठीक है, जिसमें स्टेट जो भी टैक्स कलेक्ट करती है, स्टेट की जो भी इनकम होती है, वो आता है। ठीक है, और वही जैसे उसमें पार्लियामेंट डिसाइड करता था लिमिट, इसमें कौन डिसाइड करता है लिमिट? स्टेट लेजिस्लेचर। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पे ना एक कंडीशन दे रखी है, क्या? इफ अ स्टेट हैज एनी लोन or outstanding liability owned to the central government, then the state must get prior consent from the center before borrowing further। कहने का क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट लोन ले रही है बाहर से, किसी दूसरे स्टेट से या कहीं से भी, तो उस स्टेट को ना, एक तो उसी लिमिट में लेगी जो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। दूसरी बात ये है कि अगर उस स्टेट के ऊपर पहले से ही कर्जा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले उसने उधार लिया है और वो उधार चुकाया नहीं है और नया उधार लेना है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ में आ गया? कि कहीं किसी और स्टेट से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वो गुजरात से अगर लोन ले रही है, तो और राजस्थान की गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट का लोन है, तो उसको राजस्थान की गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा गुजरात की गवर्नमेंट से लोन लेने के लिए। समझ में आ गया? तो ये पूरा कनेक्शन था। आई होप ये आपको समझ में आया हो। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। सेंटर कैन इम्पोज कंडीशन व्हेन गिविंग कंसेंट, यानी कि सेंटर जो है बोल सकता है नहीं भाई आपने हमारा लोन ले रखा है, पहले आप वो चुकाओ फिर आप दूसरा लोन लेना। समझ में आ गया? तो आर्टिकल नंबर 293 जो है ना, वो स्टेट की बोरोइंग से डील करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि स्टेट को कब परमिशन देनी है लोन के लिए, कब नहीं देनी है। तो ये जो सारी चीजें है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, लेकिन उस केस में, जिस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का उधार स्टेट पे पड़ा हुआ हो, तब नहीं है तो नहीं करता। समझ में आ गया? ये चीज ध्यान रखना। तो आपको ये चीज क्लियर है? आर्टिकल नंबर 292 सेंट्रल गवर्नमेंट डील करता है बोरोइंग, आर्टिकल नंबर 293 स्टेट गवर्नमेंट की बोरोइंग से डील करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ टाइप्स ऑफ डेट। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि डेट कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, ये डेट है कितने तरीके के होते हैं, तो दो तो मैंने आपको बता दी। एक तो इंटरनल होता है कि आप इंडिया में ही किसी से ले रहे हो, किसी स्टेट से ले रहे हो। एक आपका होता है एक्सटर्नल, जो आपके बड़े बड़े ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए, या किसी और कंट्री से आप उधार ले रहे हो, जैसे चाइना से फॉर एग्जाम्पल अगर आप उधार ले रहे हो, तो वो आपका एक्सटर्नल डेट कहला जाएगा कि आपने बाहर के सोर्सेज से डेट लिया है। लेकिन ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल डेट है ना, ये भी फर्दर क्लासिफाइड है। कैसे? देखो, तो सबसे पहले आपका इंटरनल डेट की बात करते हैं, इसको हम लोग डोमेस्टिक डेट भी कहते हैं। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना आपका ये जो लोन है ना, ये डोमेस्टिक मार्केट से लेती है। डोमेस्टिक मार्केट कहने का क्या मतलब है, जैसे आपको पता है हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज है, राइट, या फिर हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, तो उनसे अगर लोन ले रही है, अब लोन कैसे लेगी, तो बॉन्ड इशू करके, तो ट्रेजरी बिल्स हो गया आपका, डेटेड सिक्योरिटीज बॉन्ड हो गए, ये इशू करके अगर डोमेस्टिक मार्केट से सेंट्रल गवर्नमेंट लोन लेती है, तो उसको हम लोग इंटरनल डेट कहते हैं। ठीक है, और इस चीज को हम लोग डोमेस्टिक मार्केट बोरोइंग्स भी कहते हैं। ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनल डेट को डोमेस्टिक मार्केट बोरोइंग भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के अंदर से पैसे उधार लेती है, इसे हम लोग इंटरनल या डोमेस्टिक डेट भी कहते हैं। अब पैसे कहाँ से लेती है, तो अपने देश के लोगों से ले सकती है, बैंक से, आरबीआई इंस्टीट्यूशन से, या किसी स्टेट से। समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट ना ये कैसे लेती है, डेट सिक्योरिटीज को इशू करके, बॉन्ड पेपर को बेसिकली इशू करके। समझ में आ गया? तो इनमें क्या क्या होता है, मार्केट लोन्स, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेटेड सिक्योरिटीज, ये मैंने आपको सेकंड या थर्ड लेक्चर में आई थिंक इनके बारे में बताया था। ट्रेजरी बिल्स हो गया 91 डेज का, 182 डेज का, 364 डेज का इशू कर सकती है।
वेज एंड मीन्स एडवांसेस आरबीआई को इशू करके, स्पेशल सिक्योरिटीज इशू कर सकती है पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, ऑयल कंपनीज के लिए, एफसीआई के लिए, जिनसे भी वो लोन लेना चाह रहे हैं उनसे। समझ में आ गया? करेंसी किस करेंसी में लेंगे? इंडियन रुपीज में लेंगे। ऑब्वियसली जब हम लोग डोमेस्टिकली लोन ले रहे हैं तो इंडियन रुपीज में ही लेंगे। रिस्क क्या होता है? लो होता है, क्योंकि ये आपका इंडियन करेंसी में ही लोन है, राइट? अगर मैंने 10 रुपए उधार लिया तो मुझे 10 रुपए ही चुकाने हैं, राइट? मैं ऐसे कोई फॉरेन करेंसी में नहीं ले रही हूँ। अब वो फॉरेन करेंसी में रिस्क होता है, वो कैसे होता है आगे समझाऊंगी मैं। और शेयर क्या है? हाईएस्ट शेयर इन गवर्नमेंट लाइबिलिटीज। तो इंटरनल डेट जो है ना, सबसे बड़ा हिस्सा होता है गवर्नमेंट के टोटल डेट का। तो अगर गवर्नमेंट ने 100 रुपए टोटल कर्जा है गवर्नमेंट के ऊपर, तो इसमें सबसे ज्यादा कर्जा जो है इंटरनल डेट होता है। 70%, 60 to 70% इंटरनल है। समझ में आ गया? तो ये याद रखना है, गवर्नमेंट का जितना भी कर्जा होता है उसमें से हाईएस्ट शेयर किसका होता है? इंटरनल डेट का। अब आ जाओ एक्सटर्नल डेट। तो ये आपके दो तरीके के होते हैं। पहला तो होता है कि किसी कंट्री से ले लिया, चाइना से, रशिया से, यूएसए से। दूसरा होता है आपका किसी मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म से ले लिया। मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म यानी कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं इंटरनेशनल, जैसे कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, तो इनसे अगर उधार ले लिया। समझ में आ गया? तो इन दो तरीकों से ले सकते हैं एक्सटर्नल डेट में। तो बेसिकली जब गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो बाहर से पैसे बोरो करती है, उसे हम लोग एक्सटर्नल डेट कहते हैं। ठीक है? अब ये पैसे कहाँ से आते हैं बता दिया मैंने। मल्टीलेटरल एजेंसीज हो गए, या बायलेटरल लोन्स होते हैं। बायलेटरल लोन्स का मतलब क्या होता है? जब आपकी दो कंट्रीज के बीच में लोन्स रहता है, जैसे जापान और इंडिया के बीच में है, जर्मनी और इंडिया के बीच में है, इंडिया ने जर्मनी से लोन लिया है, जर्मनी ने कुछ टाइम के बाद इंडिया से लोन लिया है। तो इस तरीके का जो ये बायलेटरल होता है। ठीक है? फिर आपके कुछ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज भी हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली ये सारा कुछ आपका कहलाता है एक्सटर्नल डेट। ठीक है? अब ये जो बोरोइंग्स होता है ना, ये बेसिकली फॉरेन सोर्स और फॉरेन करेंसी में होता है। अब इसका रिस्क क्या है समझो इधर। आज की डेट में 1 US डॉलर आपका कुछ अराउंड 85 रुपीज के आसपास है। ठीक है? ध्यान रखना। अब मैंने तो उधार लिया है यूएस से, यूएस डॉलर्स में, तो यूएस ने मुझे 10 US डॉलर उधार दिया है। यूएस अपनी करेंसी में देगा उधार। मैंने ले लिया। अब 10 into 85 करूं अगर मैं, तो 850 रुपए मैंने लोन लिया है। ठीक है? 850 रुपीज। लेकिन अब मैं 2 साल के बाद लोन रिटर्न कर रही हूँ, उस टाइम पे 1 US डॉलर की वैल्यू जो है ना वो 100 रुपए है, मान लेते हैं। 100 नहीं भी, चलो 100 बहुत ज्यादा हो गया, तो हम 86 ही मान लेते हैं कि 1 रुपए ही बढ़ा है। ठीक है? तो अब होगा क्या? मैंने तो 10 US डॉलर उधार लिए थे, तो 10 into 86 अगर मैं करूंगी तो 860 रुपए। तो जब मैंने उधार लिए थे तो 850 ही लिए थे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद। लेकिन जब रिटर्न कर रही हूँ तो 860 रुपए कर रही हूँ रिटर्न। समझ में आ गया? प्लस में इसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी मैंने लगा होगा, वो भी इंटरेस्ट रिटर्न करूंगी। तो इस तरीके से जब भी हम लोग फॉरेन करेंसी में बाय करते हैं ना, लोन लेते हैं बेसिकली, तब ज्यादा रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड होता है, क्योंकि मार्केट कब फ्लक्चुएट कर जाए, कब यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए, इंडियन की वैल्यू गिर जाए, या इंडियन की वैल्यू बढ़ जाए, कुछ भी चीज फिक्स नहीं है। ठीक है? और ये वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको आज के लेक्चर में, नहीं तो कल नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा बेसिकली इसका, उसमें समझाऊंगी। ठीक है? तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग लोन ले सकते हैं वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, एडीबी से। बायलेटरल लोन ले सकते हैं जापान, फ्रांस, जर्मनी, किसी भी कंट्री से। सोवरेन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ले सकते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब होता है आपका, जब इंडियन गवर्नमेंट ना आपका बाहर से लोन लेती है उधार, कमर्शियल पर्पस के लिए। समझ में आ गया? जैसे कि उनको कोई काम करना है कमर्शियली, तो उसके लिए लिया जा सकता है ये लोन। ठीक है? तो वो है। फिर इधर आ जाओ इधर। अब ये एनआरआई डिपॉजिट से हो सकता है इनडायरेक्ट, या करेंसी जो है मोस्टली यूएसडी, येन या यूरो, इनमें जो है लोन लिए जाते हैं। रिस्क होता है क्योंकि एक्सचेंज रेट कब फ्लक्चुएट कर जाएगा। यूजुअली आपका कंसेशनल होता है, लॉन्ग टर्म, यानी कि दोनों पार्टी अग्री करती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए लोन जो है लिया जाता है। ठीक है? इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टाइप का जो डेट है, वो है पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटीज। तो पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटीज ना, ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट का अपना पैसा नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट सिर्फ उसको टेम्परेली होल्ड करती है। समझ में आ गया? लेकिन गवर्नमेंट जो है ना उसकी ओनर नहीं है। समझ में आ गया? अब इसका कहने का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। आप लोगों में से कई सारे लोगों के पेरेंट्स होंगे जो जॉब करते होंगे, उनका एक होता है प्रोविडेंट फंड, पीएफ कटता होगा, राइट? तो वो किसी अकाउंट में स्टोर होता है, पीएफ अकाउंट। जिनको नहीं है पता, पीएफ नहीं है पता, तो ऐसे समझो, चलो पीएफ ही समझो, जैसे आपकी सैलरी का ना कुछ परसेंटेज क्या होता है, जैसे मान लो 1000 रुपए जो है ना आपकी सैलरी से कटते हैं, तो वो 1000 रुपए एक बैंक अकाउंट में जाते हैं, 1000। और आपका जो एम्प्लॉयर है, आपका जो हाँ एम्प्लॉय, जो आपको बॉस है बेसिकली, वो क्या करता है उसमें, वो भी 1000 रुपए डालता है, तो ये 2000 रुपए हो गए। ठीक है? तो जब आप अपनी जॉब छोड़ते हो ना, तब हर मंथ के हिसाब से जितना
जितना पैसा इसमें स्टोर हुआ होगा, जैसे आपने 12 महीने काम किए किसी कंपनी में, तो 12,000 हो गए, 1,000 हर महीने कटते हैं, तो प्लस 12,000 आपके बॉस ने भी इसमें डाले हैं, तो 24,000 रुपए हो गए ये पीएफ का अमाउंट। तो ये आप मतलब जब आप छोड़ रहे हो कंपनी तब आप विड्रॉ कर सकते हो, तो ये पीएफ अमाउंट होता है, ठीक है। तो ये पीएफ अमाउंट आप तब निकाल सकते हो जब आपने वो कंपनी छोड़ दी है, ठीक है। अब 1 साल में तो छोड़ोगे नहीं, 2 साल, 10 साल, कई-कई लोग तो 25-25 साल, 30-30 साल एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो उनके अकाउंट से जो पैसे हर महीने कटते हैं ना, वो कहीं न कहीं जाते हैं, कहीं न कहीं स्टोर होते हैं। अब वो बंदा तो जब जॉब छोड़ेगा तब अकाउंट विथड्रॉ करेगा, लेकिन तब तक वो जो पैसे हैं वो अकाउंट में रहते हैं, तब तक गवर्नमेंट उन पैसों का इस्तेमाल कर सकती है। समझ में आ गया? तो इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग पब्लिक अकाउंट लायबिलिटी, यानी कि वो पैसे गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, लेकिन वो पैसे गवर्नमेंट के नहीं है। जब आप जॉब छोड़ोगे आप पैसे निकाल लोगे। समझ में आ गया? तो ये है आपके पब्लिक अकाउंट लायबिलिटी। तो इसमें गवर्नमेंट जो है ना बैंकर की तरह काम करता है और कस्टोडियन की तरह, लेकिन कस्टडी है गवर्नमेंट के पास इस बैंक की, लेकिन गवर्नमेंट ओनर नहीं है। समझ में आ गया? इसमें आपके प्रोविडेंट फंड जैसे कि पीएफ हो गए, और पीएफ के साथ-साथ, पीएफ तो बहुत छोटा एग्जांपल है, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। कई बार ना ऐसा होता है गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू पैसे देती है, जैसे कि ओल्ड सीनियर सिटीजन्स को देती है, या जो विडो हैं, जो विधवा हैं, उनको पेंशन्स मिलते हैं, या फिर जो आपके ऐसे मतलब जैसे अभी कोविड में काफ़ी लोगों के पेरेंट्स की जान चली गई थी, तो उन लोगों को दिए गए हैं पैसे, राइट? या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो जिसमें गवर्नमेंट आपको पैसे देती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है, या लोग ज़्यादा बैंकिंग के बारे में अवेयर नहीं है, या हो सकता है किसी की जान चली गई हो, तो वो पैसे अकाउंट में रखे ही हुए हैं, पता नहीं है, अकाउंट इनएक्टिव हो गया है। तो ऐसे जो पैसे होते हैं ना, वो पैसे गवर्नमेंट यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट लायबिलिटी। समझ में आ गया? तो रिजर्व फंड, डिपॉजिट, अदर रेमिटेंसेस, तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट ओन नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट उसका यूज़ कर रही है, ठीक है। नाउ तो ये पैसा गवर्नमेंट खर्च तो कर ले रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया, नहीं, गवर्नमेंट को वो पैसा वापस करना पड़ता है जब आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाती है, जैसे पीएफ का टाइम पीरियड पूरा हो गया है, तो आपने ले लिया। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कि पब्लिक का पैसा है जो गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है, जिसको जब चाहे तब गवर्नमेंट ले सकती है। तो ये एक तरीके का लायबिलिटी है गवर्नमेंट के ऊपर। समझ में आ गया? तो ये था आपका पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, ऑफ बजट लायबिलिटीज। तो ये आपके वो पैसे हैं जो गवर्नमेंट बोरो नहीं कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो आपके जैसे पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गए, या जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है ना, वो ले रही है, लेकिन गवर्नमेंट के नाम पे उधार ले रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली उधार नहीं ले रही है, बल्कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट के नाम पे वो पैसे उधार ले रही है, तो इसको कहते हैं ऑफ बजट लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये जो है ना, ये उधार ना गवर्नमेंट सीधे अपने बजट में नहीं दिखाती है, लेकिन जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ही है कि इसको रिटर्न करना है, इस वजह से इसका नाम ऑफ बजट लायबिलिटीज है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोरो कर लेती है फूड सब्सिडी के लिए, ऑयल मार्केट कंपनीज, गवर्नमेंट गारंटीज टू पीएसयू एंड स्टेट एंटिटीज। तो ये आपके एग्जांपल है इसके ऑफ बजट लायबिलिटीज के, मतलब रिटर्न गवर्नमेंट को ही करना है, लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पे किसी और गवर्नमेंट एजेंसी ने लोन लिया है, ठीक है। तो ये जो डेट है ना, ये आपके फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं होते, ये पॉइंट मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी जब फिस्कल डेफिसिट समझाऊंगी, ठीक है। अब इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बजट में डायरेक्टली तो दिखाया नहीं जाता है, तो फिस्कल डेफिसिट जो है कम है इसका, रियल डेट छुप जाता है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम आ जाती है। और ये चीज़ ना आपके इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये चीज़ हाइलाइट की है इस इश्यू को, कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो उधार ले रही हैं। अब आप बजट में भी नहीं दिखा रहे हो, तो एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि गवर्नमेंट के ऊपर कितना उधार है। तो ये थोड़ा ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे हमें कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो कितने टाइप के डेट हम लोगों ने पढ़े? पहला हमने पढ़ा इंटरनल डेट, जो विद इन इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर लिया जाता है। एक्सटर्नल डेट जो बाहर से लिया जाता है, ये भी 2 तरीके का है, किसी कंट्री से ले सकते हैं या किसी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। इसके बाद तीसरा पब्लिक अकाउंट लायबिलिटी, ये वो पैसा है जो पब्लिक का पैसा है, गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट टेम्परेरीली उसको यूज कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को पैसा रिटर्न करना पड़ता है। इसके बाद पांचवा है आपका ऑफ बजट लायबिलिटीज, ये वो पैसा है जो बजट में नहीं दिखाया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट बोरो नहीं करती है, लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो बोरो करती है, जो अल्टीमेटली रिटर्न गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है। समझ में आ गया? तो ये आपका ऑफ बजट लायबिलिटीज था। ये सारे ना कोर कॉन्सेप्ट है प्री के, ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक है हमारे पास टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। पहले ना इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझो, और मैंने पहले भी कहा है इकोनॉमी रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो। टैक्स इवेजन जो है ना, ये आपका इलीगल है, ठीक है। टैक्स इवेजन का मतलब होता है जब कोई इंसान या कोई कंपनी ना जानबूझकर टैक्स देने से बचता है इलीगल तरीके से। समझ में आ गया? तो उसको हम लोग टैक्स इवेजन कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्राइम है, इसको करने में पेनल्टी लगाई जाती है, फाइन लगाया जाता है, जेल भी हो सकती है आपको, ठीक है। और ये टैक्स, ये मतलब कैसे कैसे बचते हैं ये लोग? तो अपनी इनकम छुपा लेते हैं, फेक बिल दिखाते हैं,
कैश ट्रांजैक्शन छुपा लेते हैं, फॉल्स एक्सपेंसेस दिखाते हैं, फॉरेन अकाउंट में पैसा हाइड कर देते हैं। तो ये आपका टैक्स इवेजन इन तरीकों से किया जाता है। दूसरा है आपका टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है? जब कोई ना जो एग्जिस्टिंग हमारे पास टैक्स लॉज हैं, उनके लूप होल्स का यूज करके टैक्स कम करता है। समझ में आ गया? लॉ में कोई ना कोई लूप होल, कोई ना कोई कमियां तो दिखी जाती हैं। उन कमियों का इस्तेमाल करके ये जो टैक्स है उसको कम किया जाता है, लेकिन यहाँ पे लॉ को नहीं तोड़ा जाता है। समझ में आ गया? ये लीगल होता है लेकिन ये एथिकल नहीं माना जाता है। ये कैसे करते हैं लोग? तो टैक्स लॉज में आपके लूप होल ढूंढ लेते हैं, या प्रॉफिट को थोड़ा लो टैक्स कंट्रीज में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है? तो इस कॉम्प्लेक्स तरीके से थोड़ा ट्रिक यूज करके ये लोग ये काम करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ध्यान रखना। अब टैक्स अवॉइडेंस होता क्या है? तो वही जो लीगल लूपहोल्स हैं, जो गैप्स हैं हमारे लॉ सिस्टम में, जो ग्रे एरियाज हैं, उनको देखा जाता है और उनका इस्तेमाल करके टैक्स को ना रिड्यूस किया जाता है। और इस तरीके से किया जाता है कि जो लॉ है टैक्स को लेके हमारी कंट्री में, उस लॉ को तोड़ा ना जाए। ठीक है? ये टेक्निकली लीगल है लेकिन ये एथिकल नहीं माना जाता, ये अनएथिकल माना जाता है। समझ में आ गया? तो इस वजह से टैक्स अवॉइडेंस क्या है? एक्सप्लॉइटिंग लीगल प्रोविजन टू पे लेस टैक्स, यानी कि जो लीगल प्रोविजंस है ना, उनमें हम कुछ लूपहोल निकाल रहे हैं ताकि हमको टैक्स जो है कम भरना पड़े। ठीक है? इसके बाद टैक्स अवॉइडेंस किया कैसे जाता है? तो ये वो मेथड्स हैं जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन मेथड्स का इस्तेमाल करके कंपनी या कोई भी इंसान जो है टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो पहला है आपका शेल कंपनीज। तो शेल कंपनीज ना ऐसी कंपनीज होती हैं जो कोई कंपनी नहीं है, बस रजिस्टर्ड है। समझ में आ गया? जैसे मैंने रजिस्टर करा लिया एबीसी लिमिटेड, तो ये कोई कंपनी नहीं है। समझ में आ गया? सिर्फ ऑन पेपर ये कंपनी है। ठीक है? बाकी इसका कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऑन पेपर ये कंपनी है। ठीक है? तो बड़ी-बड़ी कंपनीज क्या करती है? जैसे मैं मान लेती हूँ फिलहाल एबीसी कोई कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है? इसने अपनी एक शेल कंपनी खोल ली है ऐसी कंट्री में जहाँ पे बहुत कम टैक्स देना पड़ता है। ठीक है? अब वहां पे हो गया, तो ये इंडिया से जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, ये प्रॉफिट ये लोग शिफ्ट कर देंगे वहां पे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल चाइना में इन्होंने शेल कंपनी खोल ली है। ठीक है? शेल कंपनी खोल ली है एबीसी लिमिटेड करके, वहां पे जो भी ये लोग इंडिया से प्रॉफिट कमा रहे हैं वहां पे दिखा देंगे उस कंपनी का प्रॉफिट है ये, और फिर टैक्स ये लोग चाइना में भरेंगे। समझ में आ रहा है? अब इससे होगा क्या? चाइना में क्योंकि कम टैक्स है तो उनको कम टैक्स देना पड़ेगा, बाकी सारा प्रॉफिट हो गया इनका। तो इस तरीके के टेक्नोलॉजीज, इस तरीके के तरीके ये लोग अपनाते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स ये लोग इंडिया में देना अवॉइड कर रहे हैं लेकिन चाइना में दे रहे हैं। ठीक है? तो शेल कंपनीज कैसी कंपनी है? जो सिर्फ एग्जिस्ट करती है पेपर पे, कोई रियल बिजनेस नहीं है, कोई एम्प्लॉयज नहीं है, कोई किसी भी तरीके का कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है इसका। समझ में आ गया? बस टैक्स से बचने के लिए ऐसा काम जो है किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे? प्रॉफिट शो कर देंगे उन कंट्रीज में जहां पे जीरो या बहुत लो टैक्स इनको देना पड़ेगा। ठीक है? ऐसी कंट्री में जाके ये लोग अपनी कंपनी का ब्रांच जो है खोल लेते हैं। ठीक है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि कोई इंडियन कंपनी है, वो एक छोटा सा शेल फर्म जो है वो केमैन आइलैंड में एस्टैब्लिश कर देती है, या फिर पनामा आइलैंड में। ठीक है? जस्ट टू शो प्रॉफिट देयर एंड अवॉइड पेइंग इंडियन टैक्सेस। समझ में आ गया? तो इंडिया में इन लोग टैक्स देने से बचने के लिए ऐसा काम करते हैं। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब ये है कि ना, जैसे यहाँ पे देखो, ये एक कंपनी है ए। ठीक है? ये मेरी कंपनी है। ठीक है? ये ए कंपनी है। ये कोई सामान बनाती है, मशीन बनाती है सपोज। अब उस मशीन के पार्ट्स ना मैं कंपनी बी से मंगवाती हूँ। ठीक है? अब ये कंपनी बी किसकी है? ये कंपनी बी मेरे भाई की है मान लो, या फिर मेरी ही कंपनी का दूसरा ब्रांच है ये। ठीक है? तो अब यहाँ होता क्या है ना, जो मुझे मशीन के पार्ट्स बाहर से 100 रुपए में मिल जाएंगे, मैं वो शो कर देती हूँ कि मैं इस कंपनी से खरीद रही हूँ, इस कंपनी ने मुझे 500 रुपए में बेचा है वो। समझ में आ गया? तो ये हुआ है ट्रांसफर प्राइसिंग। जो एक्चुअल प्राइस नहीं है गुड्स या सर्विसेज का, उससे मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट, मार्केट प्राइस जो है ना, उससे बहुत ज्यादा प्राइस उसका शो करते हैं हम लोग ऑन पेपर। ये किस लिए किया जाता है? ताकि हम लोग दिखा सके हमारा खर्चा इतना हुआ है, प्रॉफिट हमारा बहुत कम हुआ है, जबकि वो 400 रुपए जो है वो भी इसी के जेब में गए। राइट? तो इस तरीके का काम जो है ना किया जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा। वो ट्रांसफर करती है गुड्स या सर्विसेज आपस में ही। समझ में आ गया? आपस में ही बेचती खरीदती है, जो भी उनके अलायंस होते हैं, जो भी उनकी सब्सिडरी कंपनीज होती है ना, उनसे मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा दाम पे वो, लेकिन वो दाम सिर्फ ऑन पेपर होता है। ठीक है? तो इससे क्या जाता है, क्या प्रॉफिट को शिफ्ट किया जाता है दूसरी कंट्री में जहाँ पे लोअर टैक्सेस देने पड़ते हैं उनको, वहां पे ऐसा कई बार होता है। जैसे ये दूसरी कंट्री में ये कंपनी खोल ली है। ठीक है? फिर इन्होंने इससे सामान मंगवाया, तो ये इंडिया में दिखा रहे इतना महंगा सामान है, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो सामान उतना महंगा नहीं है। तो जो इनका मतलब टैक्स है या जो भी है, ऐसी कंट्री में भर रहे हैं थोड़ा बहुत भी, जो जिस कंट्री में ये कंपनी इन्होंने खोली है, जहाँ पे बहुत कम टैक्स देना पड़ रहा है। समझ में आ गया? तो जैसे इसका एग्जाम्पल है, तो मान लो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका नाम है एबीसी ग्रुप। ठीक है? अब इसके ना दो ब्रांच है। ठीक है? एक इसकी कंपनी इंडिया में है एबीसी इंडिया लिमिटेड, और एक इसकी जो ब्रांच है ना वो आयरलैंड में है जिसका नाम है एबीसी आयरलैंड लिमिटेड। ठीक है?
अब इंडिया में ना आपका टैक्स रेट 30% है और आयरलैंड में आपका टैक्स रेट 10% है, ठीक है? तो यानी कि आयरलैंड में कम टैक्स भरना पड़ता है। तो एबीसी इंडिया ना एक प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है? जिसका मार्केट प्राइस ना ₹100 है, यानी कि मार्केट में वो प्रोडक्ट कितने रुपए में बिकेगा? ₹100 में। लेकिन वो अपनी इस आयरिश ब्रांच में ना, आयरिश जो इनकी कंपनी है, उनको ना ये प्रोडक्ट सिर्फ़ ₹10 में बेच देता है, ठीक है? अब आयरिश कंपनी इसको क्या करती है, जो प्रोडक्ट उनको मिला है ₹10 में, उस प्रोडक्ट को मार्केट में ₹100 में बेचती है, ठीक है? अब इससे होगा क्या, इंडिया में प्रॉफिट वो बहुत कम दिखाएँगे कि सिर्फ़ ₹10 ही रुपए में हमने सामान बेचा, तो इंडियन गवर्नमेंट को ना उनको टैक्स कम देना पड़ेगा। बल्कि जब ये आयरलैंड में जो प्रोडक्ट ₹100 का बेचेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा, ₹90 का प्रॉफिट शो होगा, जहाँ पे टैक्स रेट कम है। तो इस तरीके से कंपनी ने अपने टोटल टैक्स बर्डन को कम कर लिया। समझ में आ गया? यही है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग और इसी ट्रांसफर प्राइसिंग के थ्रू प्रॉफिट शिफ्टिंग ना किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये इसका एक एग्ज़ाम्पल था। आई होप आपको ये अब क्लियर हो। इसके बाद आ जाओ डबल टैक्सेशन ट्रीटी अब्यूज़। ये जो टॉपिक है ना, ये अपने आप में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे ना मैंने बहुत सारे क्वेश्चन्स देख लिए। तो इस वजह से इसको देखो एक सेपरेट टॉपिक की तरह ही हम लोग करेंगे, लेकिन फिर भी अभी के लिए मैं आपको समझा देती हूँ ये है क्या। तो इसके बारे में ना मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट लेक्चर में इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। तो ये होता क्या है ना, डबल टैक्सेशन ट्रीटी कह लो या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कह लो, ये एक एग्रीमेंट होता है जो 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है, ठीक है? ताकि एक ही बंदा जो इनकम कमा रहा है ना, उस इनकम पर उस बंदे को 2 बार टैक्स ना देना पड़े। समझ में आ गया? अभी कैसे है देखो, जैसे मान लो अगर एक इंडियन कंपनी ने यूएसए में बिज़नेस किया है, ठीक है? और वहाँ टैक्स दे दिया है उन्होंने, ठीक है? तो इंडिया फिर से उसी इनकम पर टैक्स नहीं लगाएगा। समझ में आ गया? तो अब जैसे एक और एग्ज़ाम्पल समझो इसका, मान लो कि आप ना मॉरिशस और इंडिया के बीच में ना ये डबल टैक्सेशन ट्रीटी साइन हो रखी है। तो इस ट्रीटी के हिसाब से अगर कोई मॉरिशियस रेज़िडेंट इंडिया में शेयर बेचकर प्रॉफ़िट कमाता है, तो उसपे कैपिटल गेन टैक्स जो होगा ना, वो सिर्फ़ मॉरिशियस में लगेगा, इंडिया में नहीं लगेगा। समझ में आ गया? और मॉरिशियस में टैक्स रेट बहुत कम है या ज़ीरो है। तो इस तरीके के टैक्टिक्स भी हैं जो कंपनीज़ करती हैं ऐसा, कि जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा ये एग्रीमेंट साइन हो रखा है ना, वहाँ पे अपनी ब्रांच खोल ली या वहाँ पे कम टैक्स दिया, तो एक जगह आपने टैक्स दे दिया तो आपको दूसरी जगह टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बाकी इसको ना मैं आपको और अच्छे से समझाऊँगी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक टॉपिक ही है पूरा ये, ठीक है? इसके बाद आ जाओ थिन कैपिटलाइज़ेशन। तो यहाँ से ना नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक ना दोबारा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन ये जो टॉपिक है ना, ये एक सेकंड इंडेक्स पे आ जाओ फटाफट से। ये देखो, ये पूरा ही टॉपिक टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन का है, आपस में कनेक्टेड है। इस वजह से मैं सोच रही हूँ एक ही वीडियो में इनको कराऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको ये टॉपिक पूरा, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये टॉपिक आपको पूरा करा दूँगी। बाकी अगर आपको ये नोट्स परचेज़ करने हैं, तो इनको परचेज़ करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसा लगा लेक्चर बताना मुझे, और कोई डाउट है देन डू लेट मी नो। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।